हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग और उसका इंट्रोडक्शन दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बिजनेस फर्म के लिए कितना ज़रूरी है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या जो प्रोडक्शन बंद करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनियां, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कितना इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि इसमें हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने वाली कंसर्न होती हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट को बनाती हैं तो वो ये मालूम करना चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस फिक्स करेंगे और फिर आगे मार्केट में कंपटीशन भी फेस करना है। तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस हैं और जो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट आई है और उसमें जो प्रॉफिट ऐड करके कंपनी प्राइस सेट करना चाहती है, दोनों को हमें एडजस्ट करना होगा। हम कंपटीशन प्राइस से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो घट जाएंगे और हम कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। या तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेल हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस ना बने, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग टूल जो है वो यूज़ करने होते हैं। और इनका जो बेनिफिट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को, प्रोडक्शन करने वाली फर्म्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के हिसाब से मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, यानी इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्कोप है वो है कॉस्ट एनालिसिस का। कॉस्ट अकाउंटिंग डिटरमाइन द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट as compared to the planned expenses along with the reason for such variation। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है, जो पहला फंक्शन है, जो काम है, वो ये है कि कॉस्ट को एनालिसिस करना। हम क्या करते हैं इसमें कि कोई प्रोडक्ट हमने जो तैयार करना है, हम उसका एक प्लान एक्सपेंसेस जो है, प्लान बजट तैयार करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा लगभग कितनी कॉस्ट हमें करनी चाहिए, और फिर उसका एक्चुअल जो उस पर एक्सपेंसेस आया है, हम वो एक्सपेंसेस जो है उसमें उसका देखते हैं। तो प्लान एक्सपेंसेस और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आए हैं, दोनों को फिर कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करके देखा जाता है कि हम लोगों की जो कॉस्ट है उसमें क्या डेविएशन आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, फेवरेबल यानी फेवरेबल आ रहे हैं या एडवर्स आ रहे हैं। इन चीजों को फिर एनालाइज किया जाता है और उनको ठीक करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग टूल्स का यूज करें। सेकंड है इसमें कॉस्ट रिपोर्ट। जिस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आता है जैसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट हम बनाते हैं, जिससे हमें बिजनेस की एक पिक्चर मिलती है कि बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट ले रहा है, कितना उसमें लॉस चल रहा है, या कितनी एसेट्स हैं या क्या लायबिलिटीज हैं। उसी तरह से जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो वहां पर हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं तो उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं कॉस्ट रिपोर्ट। Cost report are prepared for the data acquired through cost accounting to be analyzed by the management for strategic decision making। जब हम उन्हें cost report तैयार करके देते हैं तो उसके बिहाफ पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है कि उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए क्या क्या और नए काम करने हैं, क्या इनोवेटिव वर्क होना चाहिए, क्या नई मशीनरी लाने से कॉस्ट कम हो सकती है, क्या कहीं पर ऐसे कोई जो प्रोविजन है किए जा सकते हैं कि जिससे कॉस्ट को कम किया जा सके और मार्केट में कंपटीशन को फेस किया जा सके। तो इस तरह की जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उन सबको करने में हमें हेल्प मिलती है। तो कॉस्ट रिपोर्ट जो है वो भी इसके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप में आती है। इसके बाद थर्ड है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट इज एसेंशियल टू नो द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस कोई प्रोवाइड करानी होती है हमें, तो उस पर एक हमारी जो कॉस्ट आती है वो कितनी आई है,
क्या उस पर हमें कॉस्ट जो है पड़ी है, ताकि हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बाद में उसको कंज्यूमर को जब देंगे तो वो हमें कैसे मालूम होगा कि हमें क्या प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट का पड़ा है। जैसे सपोज कीजिए एक सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पर रोज के 10,000 बैग बनते हैं सीमेंट के, तो अब एक बैग बनाने की कॉस्ट कंपनी को क्या पड़ी, ये कैसे मालूम होगा। मान लीजिए किसी कंपनी का होटल है, होटल जो है सर्विस इंडस्ट्री में आता है, अगर होटल में एक दिन में एक कस्टमर का हमें क्या रेंट चार्ज करना है, ये हमें कैसे मालूम हो। तो इन सब चीजों को हम कैसे निकालें, ये सब काम हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। हम इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका एक वेटेज जो है प्रोडक्शन से ले लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम ये पता करते हैं कि कितना हमें एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट पड़ी है, उसी में फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट बुक कीपिंग। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बुक कीपिंग होती है, जर्नल एंट्री बनाना, फिर लेजर बनाना, फिर उसके बाद ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, अदर अकाउंट बनाना, ताकि उससे जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है, पिक्चर जो है क्लियर हो सके बिजनेस की, फर्म की। उसी तरह से कॉस्ट बुक कीपिंग भी होती है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही जर्नल एंट्रीज होती हैं, लेजर्स रखे जाते हैं जिनमें कॉस्ट एंट्री रिकॉर्ड होती हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंट्री होंगी वो कॉस्ट से रिलेटेड ऐड होंगी, फाइनेंशियल नेचर की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। फिफ्थ है कॉस्ट सिस्टम। It provides for time to time monitoring and evaluation of the cost incurred in the production of goods and services to generate cost reports for the management. अगला जो स्कोप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक कॉस्ट सिस्टम बनाना, एक सिस्टम बनाना जिसमें कि कॉस्ट का जो है डिवीजन हो जाए और कॉस्ट का जो है अकाउंटिंग जो है वो आसानी से हो और एक क्लियर पिक्चर निकल के आए कॉस्ट की, जिससे मैनेजमेंट को आसानी हो रिपोर्ट्स देने में और उनको डिसीजन लेने में आसानी हो उन रिपोर्ट्स को देख करके। तो पूरा का पूरा एक कॉस्ट का सिस्टम बनाया जाता है जिसमें प्रोडक्शन के हर चैनल पर, हर लेवल पर जो भी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट को बनाने की, वो सब उसमें रिकॉर्ड की जाती है। किस सिस्टम से रिकॉर्ड होती है, कैसे करनी है, वो सब एक सिस्टम बनाया जाता है। इसके बाद अगला आता है इसमें कॉस्ट कंपैरिजन। इट एग्जामिन दैट अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट line or activities and the cost involved in it to seek a better opportunity for generating high revenue. एक अगला जो काम हमारा ये होता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कॉस्ट क्या पड़ रही है और साथ साथ उसके जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो हम और बना सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं जिनके ऊपर, उनकी भी कॉस्ट हम लोग डिटरमिनेट करके देखते हैं और फिर मार्केट के हिसाब से हम ये तय करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सेल कर पाएंगे और जिस पर ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। तो इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड, वो तभी हो सकते हैं जब हमें सबकी कॉस्ट मालूम हो और जिसमें ज़्यादा बेनिफिट लगेगा फिर हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट काम जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कॉस्ट अगर कंट्रोल नहीं होगी तो हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो हाई आएगी, कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल रहेगा हमेशा, जो कि अब बढ़ता ही है, जा रहा है जैसे जैसे मॉडर्न एज बढ़ रहा है, और प्राइस हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट ही कम होता चला जाएगा। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम एक एफिशिएंट कॉस्ट सिस्टम तैयार करें। Sometimes the actual cost of a product or services becomes higher than its standard cost. Standard cost का मतलब इसमें यहाँ पर ये है कि जो हमने एक इमेजिन की थी फिगर की लगभग ये प्रोडक्ट हमारा इतने का बनना चाहिए। To eliminate the differences and control the actual cost accounting is required. कई बार क्या होता है कि हमने जो प्रोडक्ट की इमेजिन कॉस्ट करी है उससे ज्यादा उसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है और अगर वो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो सीधी सी बात है कि वो हमारे प्रॉफिट पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कहाँ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें एक एफिशिएंट कॉस्ट सिस्टम चाहिए। तो कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम जो है वो
होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक अपनी अच्छी जो है अपनी एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे, कम कीमत में तैयार कर पाएंगे, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया हो और साथ साथ कम कॉस्ट पे हो, ताकि उसमें प्रॉफिट हमारे जो है बढ़े। जितना हम अपना कॉस्ट को रिडक्शन करेंगे, जितना हम अननेसेसरी खर्चा कम करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे कंपनी के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। It acts as a tool in the hands of management to find out if there is any scope of reducing the standard cost involved in the production of goods and services. Its purpose is to obtain additional gain. मैनेजमेंट ये चाहता है कि बार बार ये देखता रहता है रिपोर्ट से कि कहां पर हमारे पास ऐसे कई ऑप्शन हैं जहां पर हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो उन कॉस्ट को कम करके हम अपना जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सस्ता कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये सब जो है जितने भी पॉइंट्स आज मैंने आपको बताए हैं, ये सब कॉस्ट के एफिशिएंट कंट्रोलिंग सिस्टम में आते हैं। ये कॉस्ट का स्कोप है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे की बात बताऊंगा। थैंक यू।